स्मॉल लॉट प्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट रिड्यूसेस इन्वेंट्री. जितना लॉट साइज कम होगा, क्वांटिटी ऑर्डर प्रोडक्शन क्वांटिटी कम होगी, उतने ही इन्वेंट्री रिड्यूस होगी. और इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इन्वेंट्री रिड्यूस होने की वजह से आपके जो रीवर्क है वो कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5 लॉट साइज ऑफ 5 प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क सेंटर ने उसको प्रोड्यूस किया, उसके अंदर कोई डिफेक्ट था, वो अगले वर्क सेंटर में गया तो वो आइडेंटिफाई हुआ कि इसमें ये डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो पांचों के पांचों वापस पहले वर्क सेंटर में आ जाएंगे कि इस पर रीवर्क करके इसको वापस भेज दिया जाए. इन द मीन टाइम ये जो वर्क सेंटर है जिसने डिफेक्टिव प्रोड्यूस किया था वो उसके कॉजेज भी रिमूव कर देगा और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. सिर्फ 5 को रीवर्क करना पड़ा क्योंकि लॉट साइज 5 का था. इसी तरह अगर लॉट साइज 100 का हो तो क्या होगा, जब तक 100 पूरे के पूरे प्रोड्यूस नहीं होंगे वो अगले वर्क सेंटर नहीं जाएंगे. और अगर प्रोसेस के अंदर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, जिससे वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 100 के 100 यूनिट्स रीवर्क के लिए वापस आ जाएंगे. सो दैट मीन्स कि अगर लॉट साइज स्मॉल होगा तो जो रीवर्क है वो कम होगा. इसी तरह क्योंकि इन्वेंट्री कम होगी तो जो स्टोरेज स्पेस है वो हमें कम चाहिए होगी, उससे स्टोरेज स्पेस भी हम बचा सकते हैं. वर्क इन प्रोसेस भी कम होगा, एज वेल एज फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी कम होगी. प्रॉब्लम्स आर मोर अपेरेंट अगर स्मॉल लॉट साइज हम यूज करें. रीजन बीइंग के जब, जैसे मैंने एग्जांपल दी, 5 डिफेक्टिव प्रोडक्ट, 5 का लॉट साइज था, वो अगले वर्क सेंटर गया, उधर से क्योंकि वो स्टोरेज में नहीं जा रहा, सिर्फ 5 हैं, वो अगले वर्क सेंटर में उसको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, तो वो आप ये जो अगर उसका कोई इश्यूज हैं तो वो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि इन प्रोडक्ट के अंदर ये इशू है और ये रीजन है इसकी. ऑन द अदर हैंड अगर हम ज्यादा बड़े लॉट साइज को यूज कर रहे हैं तो वो क्यूज में लग जाएगा, और जब वो उस वर्क सेंटर के अंदर प्रोडक्शन के लिए पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि कई दिन गुजर गए हो और उसके बाद वो पहुंचे और आइडेंटिफाई हो कि ये डिफेक्ट है. तो वो डिटरमिन करना कि ये डिफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस हुए, क्योंकि वो कई दिन पहले इसकी प्रोडक्शन हुई थी, तो वो एक इशू बन जाता है और उसके अंदर प्रॉब्लम्स इतनी आसानी के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते. लार्ज लॉट साइज के अंदर, स्मॉल लॉट साइज के अंदर बड़े आसानी के साथ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं. स्मॉल लॉट साइज प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है. यू कैन इजीली प्रोड्यूस, एक यूनिट प्रोड्यूस किया, उसके बाद दूसरा आपने प्रोडक्ट कर लिया, मार्केट के अंदर डिमांड किसी और प्रोडक्ट की, आपने फौरन उसको चेंज किया, तीसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया. क्योंकि सेटअप कॉस्ट नहीं इतनी ज्यादा होती तो आसानी के साथ यू कैन चेंज, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उसको प्रोड्यूस कर लिया. बैलेंस करना ऑपरेशन का आसान हो जाता है. हर रोज सेम क्वांटिटी ऑफ सेम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, क्योंकि स्मॉल लॉट में होता है तो एक दिन के अंदर 4-5 प्रोडक्ट्स और सेम क्वांटिटी रिपीट किए जाते हैं, तो उससे सिस्टम जो है हर रोज वही प्रोड्यूस हो रहा है फॉर नेक्स्ट 3-4 वीक्स व्हाटएवर, और उसके अंदर वो प्रोडक्शन हो रही है, इसमें कोई इशू नहीं आता, बैलेंस हो जाता है. जबकि ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लार्ज लॉट साइज अगर हो तो लार्ज लॉट साइज हो सकता है 5 दिन एक लॉट साइज के प्रोडक्शन में लगे, फिर चेंज होकर दूसरा लॉट साइज आए, दूसरा प्रोडक्ट आए, तो उसके अंदर वो फिर बैलेंसिंग नहीं हो सकती. लॉट साइज रिड्यूस अगर करें हम तो उससे क्या होगा, जैसे बताया कि इन्वेंट्री रिड्यूस होगी. वो किस तरह होती है, लेट्स से 200 की लॉट साइज है और उसके जो इन्वेंट्री है दैट विल बी Q/2. हमने ये EOQ मॉडल के अंदर किया था, तो वो एवरेज इन्वेंट्री विल बी Q/2, वो 100 उसकी बन रही है. जबकि अगर हमारी लॉट साइज 100 है तो उसकी एवरेज इन्वेंट्री क्या बनेगी, ऑब्वियसली हाफ ऑफ दैट इज 50. सो यू कैन सी कि जैसे जैसे लॉट साइज रिड्यूस होता जाएगा एवरेज इन्वेंट्री वो भी इफेक्ट होगी और रिड्यूस होती जाएगी.
आइडियल सिचुएशन जैसे मैंने बताया, अ लॉट साइज ऑफ 1, के आप जो लॉट आपने प्रोड्यूस करना है वो 1 यूनिट का करें. दैट विल गिव यू टोटल, जिसको कहते हैं ना एलिमिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, फ्लेक्सिबिलिटी टोटल आपको मिल जाएगी. कोई इशू उसके अंदर नहीं होगा. बट वो अचीव करना इतना आसान नहीं है, वो फीजिबल भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि सेटअप कॉस्ट इज इन्वॉल्व. EOQ को हम यूज कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बेसिकली सेटअप टाइम है, लॉट साइज ऑफ 5 के लिए हमें क्या सेटअप टाइम चाहिए, 10 के लिए हमें क्या चाहिए, सो दैट उसके बेसिस के ऊपर फिर हम अपना सेटअप टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करें. जो नेसेसरी चेंजेस हैं इसके अंदर, वन इज इम्प्रूविंग मटेरियल हैंडलिंग, बट जो मैंने पहले बताया, रिड्यूसिंग सेटअप टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ब्रिंगिंग डाउन द साइज ऑफ अ लॉट साइज रिड्यूस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हाई सेटअप कॉस्ट encourages large lot size. Why? Because आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 8 घंटे लेते हैं फ्रॉम शिफ्टिंग जो प्रोडक्शन है फ्रॉम वन मॉडल टू अनदर मॉडल. अब वो 8 घंटे के लिए वो पूरी प्रोडक्शन लाइन शट डाउन हो जाती है. अब शट डाउन होने वेजेस जा रही हैं, सैलरीज पे हो रही हैं, लेकिन 8 घंटे काम नहीं हो रहा, तो उसकी कॉस्ट इनकर होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट जिसको कहते हैं, जो कि फिर उसको डिफरेंट मॉडल्स, अगर एक ही मॉडल प्रोड्यूस करें तो वो सारी की सारी कॉस्ट उस एक मॉडल पर आ जाएगी, एक यूनिट पर आ जाएगी. उसको अगर एक यूनिट को की जगह आप 50 यूनिट प्रोड्यूस करें तो वो कॉस्ट उन 50 यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगी. तो इसलिए जब सेटअप कॉस्ट हाई होती है तो लार्ज लॉट साइज बनानी पड़ती है. लोअर लॉट साइज विल रिड्यूस द टोटल सेटअप कॉस्ट. ये हमारा बेसिकली है कि लार्ज सेटअप कॉस्ट है हमारी S1, तो उसकी वजह से T1 जो है वो टोटल कॉस्ट हाई है. हमने सेटअप कॉस्ट रिड्यूस की, हमारी टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो गई. तो ये हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. अगर हम सेटअप कॉस्ट अपनी रिड्यूस कर लें तो लॉट साइज हमारी रिड्यूस हो जाएगी.